नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट में। आज हम संख्या पद्धति की आगे की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या। सबसे पहले हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिस संख्या के हम गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करने पर उसके दो ही गुणनखंड आए, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं दो के एक से भाग जाता है और दो से भाग जाता है। अगर हम बात करें तीन की, तीन एक से भाग जाता है और तीन से जाता है। अगर हम बात करें चार की, तो एक से भाग जाता है, दो से भी जाता है और चार से भी जाता है। अगर हम बात करें पांच की, तो ये एक से भाग जाता है और पांच से जाता है। अब देखो, इसमें जो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें दो के दो ही गुणनखंड है, एक और दो। तीन के भी दो ही गुणनखंड है, एक और तीन। और पांच के क्या है, दो ही गुणनखंड है। यानी कि ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड में एक तो वो संख्या क्या होगी, स्वयं होगी। जैसे ये दो है तो ये दो, ये तीन है तो ये रहा तीन, ये पांच है तो ये रहा पांच। और दूसरा क्या होगा, एक होगा। ठीक है, एक और वो संख्या स्वयं ही क्या होगी, उसके गुणनखंड होगी। वो संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं इस चार की। चार के जब हमने गुणनखंड किए तो कितने हैं इसके, एक दो तीन, एक दो तीन गुणनखंड आए। ठीक है, तो दो से ज्यादा हो गए। जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब हम बात करने जा रहे हैं अभाज्य संख्याओं में। देखो ये दो है ना, ये दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। लेकिन इसके साथ साथ दो क्या है, एक है सम संख्या भी है। इसके साथ साथ क्या है, दो एक है सम संख्या है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनमें सिर्फ एक दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो इसका तो क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या अभी तक अस्तित्व में भी नहीं है, ये संख्या अस्तित्व में नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि संख्याओं का क्या होता है, अनंत होता नहीं, तो ये चलती रहती है, तो इसका ये अस्तित्व में नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो तीन, अगर हम तीन की बात करें, तीन क्या है, तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तीन क्या है, तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या, ये इसकी विशेषता में आता है। अब हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या की, बात करते हैं भाज्य संख्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो अभाज्य संख्या है, कई बार इसको क्या लिखा जाता है, रूढ़ संख्या भी लिखा आ सकता है, रूढ़ संख्या भी लिखा आ सकता है इसको। रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या एक ही बात होती है। भाज्य संख्या, अब हम बात कर रहे हैं भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड करने पर दो से अधिक गुणनखंड आते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे चार, चार के गुणनखंड किए तो एक से भाग जाता है, दो से जाता है और चार से जाता है। अगर छह की बात करते हैं तो ये छह एक से भी जाता है, दो से भी जाता है, तीन से भी जाता है और छह से भी जाता है। अगर हम बात करें नौ, नौ एक से भाग जाता है और तीन से भाग जाता है और नौ से भाग जाता है। ठीक है, इस प्रकार जिसके क्या होंगे, दो से ज्यादा गुणनखंड होंगे, वो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें भी क्या है, तीन आ रहे हैं और इसमें भी क्या आ रहे हैं, चार आ रहे हैं और इसमें क्या आ रहे हैं, तीन, यानी कि दो से ज्यादा है, तो इसमें मतलब ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या होगी। अब भाज्य संख्याओं में हम उनकी विशेषता की बात कर रहे हैं। तो देखो भाज्य जो संख्या है, भाज्य संख्या में चार की हम बात करें तो चार क्या है, एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, सबसे छोटी है और सम भी है। क्या है, सबसे चार क्या है, सबसे छोटी भी है और ये क्या है, भाज्य संख्या भी है। ठीक है, और हम बात करें नौ की बात करें तो नौ क्या है,
9 तो एक विषम संख्या है, क्या है, 9 एक विषम संख्या है, लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या, और ये क्या है, सबसे छोटी, क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक, न तो जो एक है ना वो संख्या न तो क्या आया, अभाज्य में भी नहीं आया, अभाज्य संख्या में भी नहीं आया, और एक इसमें भाज्य संख्या में भी नहीं आया, एक भाज्य संख्या में भी नहीं आया और अभाज्य संख्या में नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि जब हम एक के गुणनखंड करेंगे तो एक के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, अकेला एक ही आएगा, अकेला एक आएगा, तो इसका मतलब क्या है, एक है जो न तो क्या है अभाज्य है और न ही क्या है भाज्य संख्या है, एक तो क्या है, एक अद्वितीय संख्या है, क्या है, अद्वितीय संख्या, एक को हम क्या लिखेंगे, एक अद्वितीय संख्या है। अब हम बात करें तो एक से लेकर 25 तक की, 1 से लेकर 25 तक की जो संख्याएं हैं, उन संख्याओं में भाज्य संख्या कितनी है, उन संख्याओं में 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितनी है, 9 है। और अगर हम बात करें 26 से लेकर 50 तक, तो 26 से लेकर 50 तक में कितना है, 6, और 51 से लेकर 100 तक की बात करें, 51 से लेकर 100 तक की बात करें तो कितनी है, 10 है। तो कुल मिलाकर 1 से 100 तक की बात करें, तो 1 से 100 तक की बात करें तो उसमें कुल अभाज्य संख्या कितनी है, कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम 200 तक की बात करें, 200 तक की बात करें तो 200 तक, 1 से 200 तक में कुल कितनी है, 46 अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी है, 46 अभाज्य संख्याएं हैं, 46 अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्याओं में शून्य है, जो जीरो वो कितनी बार आता है, जीरो कितनी बार आता है, तो 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो की संख्या कितनी है, तो जीरो कितने टाइम आता है, शून्य कितनी बार आता है, शून्य, जीरो कितनी बार आता है, जीरो आता है 11 बार आता है, कितनी बार आता है, 11 बार आता है। अब 11 बार कैसे आता है, देखो अगर हम नीचे वाली लाइन की बात करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, तो ये देखो यहां से तो 9 बार तो लगातार ही आया है, 9 ये हो गया और 2 ये हो गया, कितना हो गया, 11, तो शून्य की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। अगर हम बात करें एक की, एक कितनी बार आता है, एक कितनी बार आता है, 1 से 100 तक की संख्या में एक कितनी बार आता है, तो एक की अगर हम बात करें तो देखो 11 से लेकर 19 तक, 11 से लेकर 19 तक कितनी बार आ गया, 9 बार तो यही आ रहा है, 11 से लेकर 10 बार आ रहा है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 10 बार तो यही आ जाएगा 11 से 19, क्योंकि इसमें कितने आ रहे हैं, 10 हो गए। अब अगर ऊपर वाली लाइन में बात करें 1, 21, 31 और उसमें मिलाकर कितना आएगा, उसमें और इसमें, यानी कि कुल की बात कुल करें तो कितना आएगा, कुल आ जाएगा 21 बार आएगा, कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। तो एक कितनी बार आएगा, 21 बार आएगा। अगर हम बात करें 2 से लेकर 9, 2 से लेकर 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितनी बार आते हैं, तो ये कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं, कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं, कुल कितनी बार आते हैं, 20 बार आते हैं। अब देखो अगर ये पूछ ले 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंक कितने हैं, क्या पूछ ले, कुल अंक, तो कुल अंक कितने होते हैं, 192 होते हैं, कितने होते हैं, 192 होंगे, ये 192 होंगे, कुल अंक कितने होंगे, 192 होंगे। तो ये 192 किस प्रकार होते हैं, क्योंकि जीरो कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है, 21 कितनी बार आ रहा है, एक कितनी बार आ रहा है, 21 बार आ रहा है। अब 9 से लेकर 2 से लेकर 9 कितनी संख्या होगी, 8, तो 20 बार आ रहा है, 8 दूनी 16, 160 हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 192 अंक आएंगे। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, अद्वितीय संख्या हो गई, और
1 से 100 तक के अंकों में 0 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, और 2 से लेकर 9 वो कितनी बार आता है, कुल अंकों की संख्या कितनी होती है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या बात करने जा रहे हैं सह अभाज्य संख्या की। ये सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी अपने को दो संख्याएं दी होगी, उन दो संख्याओं का अगर हम HCF निकालते हैं, लघुत्तम महत्तम समावर्तक निकालते हैं, तो क्या आता है, एक आता है, वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हम कौन सी संख्या की बात कर रहे हैं? सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक क्या हो, सिर्फ एक, क्या हो, एक हो, वो संख्या क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5 और 7 है, 5 और 7 है, अगर हम 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 आएगा। अगर 7 का करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7। तो दोनों में साझा क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। मतलब कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिनका क्या हो, HCF एक आए, वो HCF एक आए, वो क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं हम सम संख्या की। अब हम बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या ऐसी संख्याएं जिनका इकाईकांक 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं विषम संख्या की। विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होती है, या वो विषम संख्या वो संख्या होती है जिसका इकाई का अंक, जिसका क्या हो, जिसका इकाई का अंक, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9। या हम ये भी लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो, 2 से भाज्य न हो, 2 से भाज्य न हो, वो भी क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या मतलब जिसका इकाई का अंक क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9 होता है। और ये भी लिख सकते हैं कि वो संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। अब हम आगे बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? वास्तविक संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के निर्माण से क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। अब हम बात करें वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या की बात कर रहे थे। तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या जो हमने शुरू में पढ़ा था, क्या, जैसे अंडरूट के अंदर -1 आ गया, अंडरूट के अंदर -5 आ गया, ये क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। इनको किससे लिखा जाता है, आई से लिखा जाता है। आई का मतलब यहाँ क्या होता है, आयोटा होता है। अब हम बात करें वास्तविक संख्याओं के, अगर परिमेय संख्या के अंदर, अगर हम परिमेय संख्या के अंदर क्या करते हैं, परिमेय संख्या के अंदर अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में अंदर अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो इसका आंसर क्या आता है, हमेशा अपरिमेय ही आता है। क्या आता है, अपरिमेय आता है। जैसे
3 एक परिमेय संख्या, अगर इसमें √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आंसर आएगा। अगर हम बात करें परिमेय संख्या में से, परिमेय संख्या में से माइनस कर दें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, तो भी क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, तो भी क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, तब भी अपरिमेय आएगा। मान लो कि एक 3 परिमेय संख्या और इसमें से माइनस कर दिया हमने √3, ये अपरिमेय संख्या है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।